नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर जवाब दे केंद्र सरकार, कांग्रेस ने मांगा जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि सर्वदलीय बैठक में अगर पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार, बोले भूपेश बघेल। आगे जिक्र होगा कि देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले जस्टिस गवई। आगे जिक्र होगा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बचाव में उतरे अखिलेश यादव, भाजपा सरकार को जमकर सुनाया और की बड़ी मांग। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे कांग्रेस, राहुल गांधी का दौरा रणनीति का हिस्सा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर जवाब दे केंद्र सरकार, कांग्रेस ने मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चेताया है कि अगर सरकार कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करती है तो ये शिमला समझौते का उल्लंघन होगा। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई थी। तिरुवनंतपुरम में पार्टी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी जानना चाहती है कि क्या देश की विदेश नीति में किसी तरह का बदलाव किया गया है। उन्होंने इस मसले पर जल्द से जल्द संसद सत्र बुलाने की मांग की और के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि क्या शिमला समझौता, जो कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के अलावा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है, क्या उसका उल्लंघन हुआ है। ट्रंप रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं कि और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है। ऐसे में सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी पार्टी की प्रधानमंत्री से मांग है कि वो तुरंत संसद सत्र बुलाएं और इन मुद्दों पर बात करें। ये किसी पर आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने हालात की विस्तार में समीक्षा, हमारी कमियों की पहचान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो भविष्य में ना हो, इसके लिए भी संसद सत्र बुलाने की मांग की। भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को संघर्ष विराम हो गया। वेणुगोपाल ने कहा कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है और कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस मुश्किल घड़ी में सरकार और सेना के साथ दृढ़ता से खड़ा है। कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सख्ती से विरोध किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सर्वदलीय बैठक में अगर पीएम मोदी नहीं होंगे शामिल तो कांग्रेस करेगी बहिष्कार, भूपेश बघेल का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद 2 बार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन अब जब सर्वदलीय बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए तो कांग्रेस बैठक का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सोमवार को यहाँ पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहलगाम मुद्दे पर पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन यदि वो अगली बैठक में नहीं आए तो कांग्रेस बैठक का बहिष्कार करेगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये घोषणा कर दी है कि अगली सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी नहीं आए तो हम बैठक में शामिल नहीं होंगे और बाहर आ जाएंगे और बैठक का बहिष्कार करेंगे। बघेल ने आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की सफलता से संबंधित एक सवाल पर कहा कि यदि ये सफल रहा तो सरकार को सर्वदलीय बैठक के साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उसमें हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देश के बहुत सारे सवाल हैं, पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले जस्टिस गवई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हम भी देश का हिस्सा हैं। सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद को ग्रहण करने से इनकार किया और संविधान को सर्वोच्च बताकर इस बहस को समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में कौन श्रेष्ठ है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जब देश खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता, हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। जब हमने इस घटना के बारे में सुना तो हम स्तब्ध रह गए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उस समय देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे अनुमति लेकर पूरी अदालत की बैठक बुलाई। बैठक के बाद हमने तुरंत हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा की। उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों से लेकर रिक्त पदों, न्यायाधीशों की राजनेताओं सहित आम लोगों से मुलाकात और न्यायपालिका के खिलाफ बयानों जैसे मुद्दे पर भी बात की। संसद को सर्वोच्च बताने के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजनेताओं के बयान से जुड़े सवाल पर जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है,
केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बचाव में उतरे अखिलेश यादव, भाजपा सरकार को जमकर सुनाया और कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक शीर्ष अधिकारी और उसके परिवार पर आपत्तिजनक व दुर्भाग्यपूर्ण हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे है। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल टूट सकता है जो देश के लिए निष्ठा से काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कुछ बोल रहा है या किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले ऐसे सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी का दौरा रणनीति का हिस्सा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच रही है। तमाम दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। कांग्रेस की सक्रियता और रणनीतिक तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस इस बार विशेष रूप से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और पार्टी ने हाल के दिनों में दलित नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। राहुल गांधी के इस दौरे को भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और कांग्रेस को बिहार में खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल करने की चुनौती है और राहुल गांधी की ये कोशिश उसी दिशा में एक कदम है। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी अपने दौरे में विभिन्न दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पहले होना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं के दौरे बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाते हैं। बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक की अहम भूमिका रही है और आगामी चुनाव में यह वर्ग सत्ता की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया कि मई के अंतिम सप्ताह में वो बिहार आएंगे। वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकता है, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी बिहार से सियासी एजेंडा सेट करते नजर आएंगे, तो उससे पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचकर सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने की स्ट्रेटेजी राहुल गांधी ने बनाई है। राहुल गांधी 15 मई को बिहार दौरे पर पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे की रूपरेखा को लेकर रविवार बिहार में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी गुरुवार को सुबह पटना पहुंचेंगे और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक्टिविस्टों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म भी देखेंगे और ये फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने समाज के वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट किए हैं और फ्रांस की क्रांति से प्रभावित ज्योतिबा सामाजिक न्याय के लिए ताउम्र जुटे रहे। दोस्तों, सामाजिक न्याय के लिहाज से फुले फिल्म काफ़ी अहम मानी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के एक्टिविस्टों के साथ फिल्म देखकर सियासी संदेश देने की कवायद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो कभी पत्थर फेंकते थे वो आज बीजेपी में, नितिन गडकरी के इस बयान के निकाले जा रहे हैं कई मायने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में अपने सियासी सफ़र की पुरानी बातें शेयर की। गडकरी ने बताया कि उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी तब कुछ लोग उनके घर पर रोज़ पत्थर फेंकते थे, लेकिन वक्त बदला और आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गडकरी स्थानीय भाजपा नेता रामदास अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की निष्ठा और मेहनत पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ संचालक बाला साहेब देवरस के एक भाषण का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुर्लभ कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी शक्ति होता है। गडकरी ने कहा कि आरएसएस में बड़ी संख्या में ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनकी बदौलत संगठन ने सफलतापूर्वक लगभग 100 वर्ष पूरे किए हैं। और उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता हमेशा अपनी विचारधारा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। गडकरी ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि 1975 में जब मैं नागपुर क्षेत्र में बीजेपी के लिए काम कर रहा था तो मेरे इलाके के कुछ लोग अक्सर मेरे घर पर पत्थर फेंकते थे
उन्होंने बताया कि समय के साथ वही लोग आरएसएस मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर और उनके घर आने लगे। उनमें से एक बाद में बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष भी बना। गडकरी ने बीजेपी और आरएसएस में योगदान के लिए दिवंगत अम्बेडकर और उनके परिवार की सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार की जाति जनगणना के फैसले ने भाजपा के भीतर बढ़ाई दरारें। जी दोस्तों, आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के मोदी सरकार के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है। जहां इसे उच्च जाति के नेताओं ने इस पर असहमति जताई, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के पार्टी नेता इस कदम की सराहना कर रहे हैं। भाजपा के कई ओबीसी नेताओं ने कहा कि आने वाले समय में दोनों पक्षों की भावनाओं को संतुलित करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी और खड़गे की पीएम मोदी से मांग, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए बुलाए विशेष संसद सत्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं विपक्ष के सर्वसम्मति से किए गए अनुरोध को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये सत्र आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेज़ी से विचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 अप्रैल के अपने पत्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया याद करें कि मैंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपसे क्या कहा था। मैंने 28 अप्रैल को लिखे पत्र के माध्यम से आपसे पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकवादी हमले को देखते हुए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। नवीनतम घटनाक्रमों के मद्देनजर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आपको फिर से पत्र लिखकर सभी विपक्षी दलों के सर्वसम्मत अनुरोध से अवगत कराया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंदिरा होना आसान नहीं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है। कोई इसे पीएम मोदी की कमजोरी बता रहा है, तो कोई इसे भारत की एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी कहीं ज़्यादा पीएम मोदी से मजबूत और निडर थी, और कांग्रेस भी इसको लेकर 1971 का उदाहरण पेश कर रही है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हज़ार मील दूर बैठकर यह आदेश दे कि भारत उसकी मर्जी के हिसाब से चले। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। वहीं अब इसी बीच दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग को लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है। इस होर्डिंग में इंदिरा गांधी की फ़ोटो के साथ 2 कांग्रेस नेताओं की भी फ़ोटो लगी है। कांग्रेस नेताओं के नाम अक्षय लाकड़ा और उदय भानु हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीज फायर पर गरमाई सियासत, भूपेश बघेल ने अमेरिकी हस्तक्षेप को बताया अपमानजनक, केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। जी दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन किए जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा को राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपमानजनक करार दिया है। बघेल ने कहा कि अगर दोनों देशों की सरकारों ने आपसी सहमति से सीज फायर का फैसला लिया है, तो इसकी घोषणा भी उन्हीं को करनी चाहिए थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी सूचना अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दी गई है। यह भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के लिए एक अपमान है। उन्होंने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत की संप्रभुता में किसी तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं है। मध्यस्थता की बात अलग है, लेकिन ट्रंप खुद को पंच बनाकर सामने आए हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप पर भड़के कांग्रेस सांसद, कहा यूएस राष्ट्रपति को थोड़ा और पढ़ने की है ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के कारण भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित शांति समझौते की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो कश्मीर विवाद को सुलझाने की दिशा में भी प्रयास करेंगे। हालांकि उनके इस बयान पर भारत की राजनीतिक गलियों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला कोई बाइबल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक आधुनिक राजनीतिक विवाद है। तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ पढ़ाने और शिक्षित करने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर भड़के अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद, दुश्मन की छाती पर चढ़कर देना चाहिए जवाब। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार को शाम 5 बजे सीज़ फायर की घोषणा हुई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे बाद ही सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सीज़ फायर समझौते पर सपा नेता और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। बातचीत में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीज़ फायर ठीक है क्योंकि युद्ध विनाशकारी होता है, लेकिन युद्ध स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा भी रहता है। और उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा सोच रहा है। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए वो भी कहा कि अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को सीज़ फायर का सम्मान करना चाहिए, अपने विनाश से बचना चाहिए, अपनी बर्बादी से बचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हमारा देश की सेना पाकिस्तान को बर्बाद करने में सक्षम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आयोग नहीं दे रहा ईवीएम की जानकारी, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग पर दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि राज्य चुनाव आयोग कार्यालय में शनिवार को उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए सभी पार्टियों को बुलाया गया था। वहां कांग्रेस ने मशीनों की संख्या, सीरियल नंबर, मशीनें किस कंपनी ने बनाई हैं आदि की जानकारी मांगी। आरोप है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग ठुकराते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सैनिकों के साथ खड़ा हर देशवासी, बिहार के सांसद की बड़ी पहल, 1 साल का वेतन सैनिकों के नाम किया दान। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने 1 वर्ष का वेतन देश के जवानों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चेक के माध्यम से दान किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जेडीयू सांसद ने कहा कि मैं पाकिस्तान के आतंकी हमले से देश मर्माहत है और पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। भारतीय सैनिकों के साथ हम सभी देशवासियों की भावना है। हम पीएम मोदी को बधाई देते हैं कि जिन आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का कत्ल किया, उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। सांसद बोले, देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चले, कुछ दिनों के लिए मुझे बनाए रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनातनी के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई और सीज़ फायर के फैसले पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान को खारिज करने वालों के वंशज आज उसका बचाव कर रहे हैं। शशि थरूर ने आरएसएस पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संविधान को खारिज किया उनके वंशज उसका जश्न मना रहे हैं और उसका बचाव कर रहे हैं। थरूर ने इसे जीत बताते हुए आरएसएस के पूर्वजों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आरएसएस के पूर्वजों ने संविधान की जड़ से लेकर शाखा तक को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये गलत भाषा में लिखा गया है और इसमें पश्चिमी विचार समाहित है। थरूर अपनी पुस्तक आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। दोस्तों, पुस्तक के विमोचन अवसर पर बोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि समाज और संविधान दोनों ही विकसित हो रहे हैं। हम धीरे धीरे भारत के सामाजिक ताने बाने में संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता का समावेश देख रहे हैं। थरूर ने आगे कहा कि आज हिंदुस्तान आंदोलन से जुड़े लोग संविधान के सबसे कट्टर समर्थक और रक्षक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये एकमात्र पवित्र पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी संविधान के प्रति समर्थन और निष्ठा का संकल्प लिया है और इसकी रक्षा करने की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत, क्या कर पाएगी कमबैक। जहां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है।
कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कस चुकी है और इस बिहार चुनाव में पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की राजनीति अपने बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार पार्टी अपने दम पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने भारत से लगाई सीज फायर की गुहार, दोनों देशों के बीच संघर्ष रुका, विदेश मंत्रालय का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को आखिरकार होश आ गया है। शनिवार को पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री ऑपरेशन महानिदेशक डीजीएमओ इंडिया से फ़ोन पर बात की है।